हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी ज्ञानदायिनी चैनल। दोस्तों मैं सोनी। दोस्तों मुझे पता है कि आप लोगों ने पहली क्लास देख ली होगी, जिस क्लास में हमने बात की थी पदार्थ क्या है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, रसायन विज्ञान क्या है, रसायन का नाम कैसे पड़ा। पहली क्लास में हम लोगों ने इस चीज़ों पे बात की थी। अब हम लोग पदार्थ की जो चीज़ें थी बताई गई उसकी 3 अवस्थाएं हैं, उसके बाद उसका क्या काम है आज हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो को छोटा ही रखा जा रहा है, जो हम दूसरी जगह पे पढ़ते हैं 1 घंटे 2 घंटे में इतनी चीज़ों को पढ़ाई जाती है। फिलहाल मैं उसको 10 मिनट 15 मिनट में ही समेट रही हूँ। ज़्यादा बकवास नहीं करना है, बस पढ़ाई पे ध्यान देना है। तो दोस्तों आप लोग प्लीज रेलवे के एग्जाम देना चाहते हैं तो प्लीज आप साइंस पढ़ लीजिए, आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि साइंस का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे और इतने टेक्निकल प्रश्नों को पूछा जाएगा जिसे आप रट्टा बाई रट्टा साइंस की बुकों से पढ़ रहे होंगे, नहीं समझ में आ रहा तो नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल चलिए अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। अभी तक फिलहाल हमने देखा था पदार्थ के बारे में, पदार्थ क्या है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, वो सारी चीजों पर बात किया था। किस तरीके से आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं, लिखा है ठोस द्रव गैस के कुछ सामान्य गुण बढ़ते और घटते क्रम में, उसे देखते हैं। तो दोस्तों जो ठोस द्रव गैस होते हैं उसकी क्या गुण है उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा मतलब किसमें गति बहुत ज्यादा होती है, जिसमें भी गति ज्यादा होती है उसे क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। गति ऊर्जा आप ही सोचिए सबसे ज्यादा किसमें होगी, गैस में, उसके बाद द्रव में, फिर ठोस में होगी। दोस्तों गैस, एक मान लीजिए एक कमरा है उसमें आप गैस छोड़ दीजिए तो समझ लीजिए वो इतना तेज फैलेगा। क्या मतलब हो गया, इसका मतलब है उसमें गति बहुत तेज है। मान लीजिए पानी किसी कमरे में बह रहा है तो धीरे धीरे चारों कोने में पहुंचने में टाइम लगेगा, और ठोस है कोई वस्तु पड़ी हुई है तो वो एक ही जगह रह जाएगी। तो दोस्तों ये होता है गति ऊर्जा। सबसे ज्यादा गति किसमें है, गैस में। और दोस्तों मैं बता दूं क्वेश्चन यहीं से पुट अप किया जाएगा कि सबसे ज्यादा गति ऊर्जा किसमें पाई जाती है। ऑप्शन देगा ठोस द्रव गैस ईटीसी जो भी दे दिया, तो आपको ऑप्शन लगाना है गैस पे। आगे देखते हैं घनत्व। घनत्व मतलब जुड़ाव, कितना ज्यादा डेंसिटी है। तो देखिएगा आप ठोस कोई पत्थर लीजिए वो खूब कठोर होगा एकदम, उसमें क्या अणु एकदम बंधे हुए हैं, टस से मस नहीं हो रहा है, उसका घनत्व डेंसिटी भी ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा घनत्व क्या होगा, ठोस में होगा, फिर द्रव में होगा, उसके बाद गैस में होगा। फिर आप आगे बढ़िए तो देख रहे होंगे अंतर आणविक आकर्षण बल, मतलब अणुओं के बीच जो आकर्षण किसमें होगा सबसे ज्यादा। एक पत्थर आप ले लीजिए, उसमें जो अणु है आप देखिए वो एकदम पास पास बंधे हैं, इतना तेज बंधे हुए हैं कि वो एकदम ठोस बन गया है। तो आप क्या कहेंगे, आकर्षण बल किसमें सबसे ज्यादा होगा, वो ठोस में है। उसके बाद आप देखिए तो द्रव में होगा और सबसे कम होगा गैस में होगा। वो क्वेश्चन यही से आएगा कि अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, तो आप क्या कहिएगा, ठोस में पाया जाता है। अंतर दूसरा देखिए क्या हुआ लिखा है, अंतर आणविक स्थान, मतलब क्या है, अणुओं के बीच का सबसे ज्यादा स्थान किसमें है, मतलब अणुओं के बीच में सबसे ज्यादा स्थान किसमें दूर दूर पे है, किसमें ज्यादा दूरी है। एक तरीके से ये समझ लीजिए, मान लीजिए हमारा रूम है, उसमें एक कोने से लेकर एक कोने की दूरी कितनी है, कौन सबसे ज्यादा है। उसी तरीके से अंतर आणविक स्थान है, जिन अणुओं के बीच में ज्यादा दूरी है उसको देखिए सबसे ज्यादा दूरी अणुओं के बीच में कहां होगी, वो गैस में होगी, फिर द्रव में होगी, फिर ठोस में होगा। तो अंतर आणविक स्थान सबसे ज्यादा किसमें है, गैस में है, फिर द्रव में है, फिर ठोस में। फिर देखिए आगे है प्रत्यास्था। प्रत्यास्था का मतलब होता है कड़ापन, किसमें कड़ापन ज्यादा होगा। प्रत्यास्था का मतलब एक सिंपल भाषा में आप समझिए, बोलचाल की भाषा में प्रत्याशा किसे कहते हैं, जिसमें कड़ापन हो उसी को प्रत्यास्था बोलते हैं। तो वो किसमें है, सबसे ज्यादा कठोर में होगा, फिर द्रव में होगा, उसके बाद किसमें होगा, गैस में होगा। आगे देखते हैं सासंजन बल। सासंजन बल क्या है दोस्तों, समान अणुओं वाला बल। सासंजन बल मतलब समान अणुओं वाला बल, और सबसे ज्यादा समान अणु वाले बल किसमें होगा, वो ठोस में होगा, फिर द्रव में होगा, फिर गैस में होगा। दोस्तों समान अणु होंगे, एक पत्थर है उसके जो अणु है समान है तभी तो आपस में बंधे हुए हैं। द्रव है, द्रव में थोड़ा हल्का है उसमें स्पेस हो सकता है। तो सासंजन बल किसमें है, सबसे ज्यादा ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। दोस्तों प्रश्न ऐसे ही आएंगे, सासंजन बल क्या है, सासंजन बल सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, सबसे कम किसमें पाया जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाता है, रट्टू वाला अब नहीं। आगे देखते हैं विसरण। विसरण का मतलब होता है दोस्तों घुलने मिलने का, जिसके पास गुण हो, कौन सबसे ज्यादा घुल मिल जाता है। आप किसी से देखिए ना, हम ही लोग के बीच में आप अपने इंसान को देखिए, आप ही का कोई दोस्त होगा, कोई के इंसान में बहुत जल्दी घुल मिल जाता है, और कोई ऐसा है कि मुंह बना के बैठा है, किसी से बात कर रहा है, चीज कर रहा है, कुछ नहीं, वो अपना ही जगह पड़ा हुआ है, उसको ज्यादा किसी से मतलब नहीं। और एक इंसान है पूरा, उसे 10 मिनट छोड़ दीजिए तो वो सबसे बात कराएगा। तो दोस्तों विसरण का मतलब हो गया घुलने मिलने वाला गुण जिसके पास हो। तो घुलने मिलने आप समझिए गैस, एक तरीके सबसे ज्यादा घुलने, गैस को किसी चीज में छोड़ दीजिए तुरंत वो घुल मिल जाएगा, तुरंत उससे रिएक्शन कर जाएगा, तुरंत वो उसमें घुल मिल जाएगा। उसके बाद द्रव, और सबसे ज्यादा कठिन है तो ठोस। ठोस इंसान को हिला नहीं पाएगा, उसी तरीके से ठोस चीज को जल्दी आप किसी में घुला मिला नहीं पाएगा, उसमें टाइम लगता है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा विसरण किसमें है, गैस में है, उसके बाद द्रव में है, फिर ठोस में है। तो हमने अभी तक क्या देखा कि ठोस द्रव गैस के कुछ सामान्य गुण होते हैं, उसको देखा। पहले गतिज ऊर्जा है, फिर घनत्व, फिर अंतर आणविक आकर्षण बल के बारे में देखा, अंतर आणविक स्थान के बारे में देखा, प्रत्यास्था के बारे में देखा, सासंजन बल के बारे में देखा, विसरण के बारे में देखा। दोस्तों इसके आगे भी देखते हैं क्या है, देखिए नोट में लिखा गया कि ठोस द्रव गैस के अलावा पदार्थ की 2 अवस्था और भी है। जैसे पूछ लिया कि पदार्थ की कितनी अवस्था है, तो आप सीधे बोलिए 3 अवस्था है, पर एक्सेप्शन इसमें 2। दोस्तों पदार्थ की ठोस द्रव गैस के अलावा भी 2 अवस्थाएं और पाई जाती हैं। दूसरे, पहला है प्लाज्मा अवस्था और दूसरा है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो पहला प्लाज्मा अवस्था क्या है, इसे पदार्थ की चौथी अवस्था बोली जाती है। 20,000 सेंटीग्रेड तापमान तक जा सकता है। सूर्य और तारों की जो उष्मा है इसी में आती है। दोस्तों सूर्य और तारे की उष्मा इतनी तेज है कि आप इसके थोड़ा सा पास जाइएगा तो करंट लगेगा भाई, अब जल जाएगा। तो कहा जाता है इसके इतना तेज इसका तापमान है कि यहाँ ये आयनीकृत अवस्था है, मतलब ये एकदम झन्नाटा, बिजली लग जाएगी आपको, इस तरीके का ये अवस्था है। तो प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ये जो है सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पे पड़ा है, इस पे भी बात चल रही है, ये पदार्थ की 5वीं अवस्था बोली जा रही है, पर अभी इस पे बातें चल रही है। तो आगे देखते हैं, प्लाज्मा का कोई निश्चित आकार या आयतन नहीं होता है, और प्लाज्मा का कोई निश्चित आकार और आयतन नहीं होता है, इसका कोई आकार नहीं होगा, कोई आयतन नहीं होगा। और आगे देखते हैं, तो प्लाज्मा की पहचान सर विलियम क्रूज द्वारा 1769-79 में हुई थी, लेकिन प्लाज्मा का नाम यूरिन लेमोडियर ने दिया था। आगे देखते हैं, ये पदार्थ की चौथी अवस्था है। पदार्थ प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा अवस्था का तापमान 20,000 सेंटीग्रेड तक जाता है, मैंने बताया अभी। और सूर्य और तारों की जो उष्मा है ये प्लाज्मा ही अवस्था है। आगे देखते हैं पदार्थों में होने वाले परिवर्तन, उसमें क्या परिवर्तन होता है, जैसे कोई पदार्थ है उसमें क्या परिवर्तन होगा उसको देखते हैं। तो पदार्थ में 2 प्रकार का परिवर्तन होता है, एक भौतिक, एक रासायनिक। भौतिक का समझ लीजिए दोस्तों, जो मिल जाए वो भौतिक, जो ना मिले वो रासायनिक। बस इसी बात को याद रखिए कि जो मिल जाए वो भौतिक, जो ना मिले रासायनिक। परिभाषा देखते हैं, भौतिक परिवर्तन यह एक अस्थायी परिवर्तन है। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तनीय होने के बाद पुनः अपनी पूरी अवस्था में आ जाती है। रासायनिक परिवर्तन देखते हैं, यह स्थायी परिवर्तन है। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तनीय होने के बाद पुनः अपनी पूरी अवस्था में नहीं आ पाती।
दोस्तों भौतिक अवस्था है जो कि मिल जाए और रासायनिक अवस्था है जो कि ना मिले। और भौतिक अवस्था मतलब अस्थायी, जैसे कोई आप जैसे कि बर्फ है, बर्फ बर्फ से पानी बनना, पानी से बर्फ बन जाना, तो ये क्या होगा? भौतिक अवस्था है, क्योंकि फिर से आप पानी पा सकते हैं, फिर से आप बर्फ बना सकते हैं, तो ये क्या है? भौतिक अवस्था है। रासायनिक क्या है? जैसे दही खट्टी हो गई, तो आप खट्टी दही जो दूध से दही बन गई, पर दही जब बन गई उससे फिर आप दूध नहीं बना सकते, तो ये रासायनिक अवस्था है। तो दोस्तों परिभाषा तो आपसे नहीं पूछने जाने वाला, हाँ, पर आपसे ये दोनों में डिफरेंट पूछ सकता है कि ये भौतिक है कि रासायनिक है। कुछ ऑप्शन दे देगा तो एग्जामिनर और आपसे कहेगा ये कौन सी अवस्था है, इसमें कौन सी अवस्था पाई जाती है। तो चलिए देखते हैं भौतिक परिवर्तन। सबसे पहले भौतिक में देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से सूखी बर्फ बनना। कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ बना दिया जाता है, फिर उसको बर्फ को पिघला दिया जाए तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। मतलब क्या हुआ? ये मिल जाएगा। तो मैंने क्या बताया? भौतिक अवस्था वो है जो कि मिल जाए, और रासायनिक हो जो ना मिले, फिर वो कभी नहीं आने वाला। उसी तरीके से ये है, जैसे आप गेहूं से आटा बन गया है ना, पूछ लिया गेहूं से आटा बन गया, तो अब आटे से रोटी बन सकती है, पर उस आटे से फिर से आप गेहूं बना सकते हैं? नहीं। तो क्या हुआ? ये रासायनिक परिवर्तन हुआ। आगे देखिए मोमबत्ती का पिघलना। दोस्तों मोमबत्ती का पिघलना, एक मोमबत्ती का जलना, ये दोनों में अंतर है। आप मोमबत्ती को पिघला दीजिएगा तो फिर वो जो लिक्विड हो जाएगा उससे फिर से मोमबत्ती ठंडा करने के बाद बन जाएगा, पर एक मोमबत्ती का जलना होता है, मोमबत्ती जल गई तो फिर उसके बाद वो नहीं मिलेगा। तो मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन, बट मोमबत्ती का जलना ये रासायनिक परिवर्तन में आ जाएगा। पानी से बर्फ बनना, ये आप लोग समझ गए होंगे कि भौतिक है, फिर से आप बर्फ से पानी बना सकते हैं और पानी से बर्फ बन सकती है। पानी वाष्प में चल जाए और वाष्प ठंडी होकर फिर से पानी बन सकता है। चीनी या नमक का पानी मिलाना, दोस्तों ये भी भौतिक परिवर्तन है। हम इसको गर्म करेंगे तो फिर से चीनी और नमक मिल जाएगा। सूक्ष्म बर्फ का ऊर्ध्वापतन, कोई गर्म सूक्ष्म बर्फ है तुरंत वो गैस अवस्था में बदल जाती है, पर जब गैस में बदलती है फिर बारिश के माध्यम से, या आप कहिए एक तरीके से बादल आप समझ लीजिए, भाप समझ लीजिए, उसी तरीके से फिर से पानी बन जाती है। तो आप इसको कपूर का जलना, दोस्तों कपूर भी पाया जा सकता है जलने के बाद भी। रेत का पानी में घुलना, रेत आप देखिए फिल्टर आप देखे होंगे ना, घरेलू फिल्टर, उसमें कंकड़ डालते हैं, पत्थर डालते हैं, गंदा पानी छन 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 के साफ पानी में बदल जाता है। तो रेत में जो पानी घुलता है, रेत को भी अलग कर सकते हैं, फिर पानी, मतलब ये आप पा सकते हैं भौतिक परिवर्तन है। अम्लीकृत जल में विद्युत अपघटन, अम्लीकृत कोई अम्ल का जल है उसमें आप विद्युत डालिएगा तो क्या होगा? विद्युत जब तक डाले रहेंगे तब तक तो रहेगा, उसके बाद निकल जाएगा तो अम्ल अलग विद्युत अलग मिल सकता है। तो यह है भौतिक परिवर्तन। लोहे का चुंबकीकरण, दोस्तों कोई लोहा ले लीजिए, चुंबक ले लीजिए, लोहे का चुंबक ले, उसे किसी चीज से सटाइए जिससे आकर्षित होता है, आकर्षित होता है तो वो चिपक जाएगा, उसके बाद उसको हटाइए तो हट जाएगा। मतलब क्या? ये दोनों फिर वो अपनी अवस्था में आ जाएगा, फिर से आप वो समान हो जाएगा, चुंबक का जो भी है वो अलग हो सकता है। तो क्या हुआ? ये भी भौतिक परिवर्तन है। आइए रासायनिक परिवर्तन को भी देखते हैं। दोस्तों रासायनिक परिवर्तन क्या? मक्खन का खट्टा होना। दोस्तों जैसे मक्खन खट्टा हो गया, अब खट्टी चीज को फिर से नहीं पाया जा सकता, खट्टा तो खट्टा। मोमबत्ती का जलना मैंने अभी आपको बताया। अगरबत्ती का, अगरबत्ती आप जला रहे हैं, जली हुई अगरबत्ती से क्या फिर से अगरबत्ती बन सकती है? नहीं। तो ये रासायनिक है। खाने का पकाना, खाना आप चावल बनाते हैं, चावल पक गया तो क्या फिर उसको कच्चा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या है? रासायनिक हो गया। लकड़ी का जलना, जो लकड़ी जल गई क्या फिर वो लकड़ी बन सकती है? नहीं बन सकती। तो क्या? रासायनिक। आप बस इतना याद रखिए कि जो मिल गया वो भौतिक, जो ना मिला वो रासायनिक। आगे देखिए लोहे पे जंग लगना, जंग लग के जो खराब हो गया वो नहीं मिलने वाला। दूध का दही बनना, फास्फोरस में केरोसिन तेल का मिलना, केरोसिन तेल में फास्फोरस जब डाल दिया जाता है तो वो निकलता नहीं है दोस्तों। सोडियम का पानी में डालना, वो घुल जाता है, फिर से उसमें सोडियम नहीं निकाला जा सकता। प्लेटिनम तार का जलना, जो प्लेटिनम तार वो जल जाती है फिर से वो प्लेटिनम में नहीं आती। पदार्थों का किण्वन, मतलब जो खाना है, मान लीजिए खाना या सेब है, आप मान लीजिए फल है आप लेते हैं, वो सड़ गया तो वो सड़ ही जाएगा, फिर से वो सही नहीं हो सकता, फिर वो अच्छे फल में नहीं आ सकता। तो क्या हुआ? पदार्थों का किण्वन, कोई भी चीज खराब हो गई खाने वाली चीज, तो मान लीजिए वो फिर से सही नहीं हो सकती। तो दोस्तों ये है रासायनिक परिवर्तन। और दोस्तों इन्हीं सब चीजों में से ये जो एग्जांपल मैंने दिया है ना, इन्हीं में से क्वेश्चन बन के आएगा कि मक्खन का खट्टा होना कौन सा परिवर्तन है, अगरबत्ती का जलना क्या है, कौन सा परिवर्तन है। तो दोस्तों इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों ऐसे ही आप पढ़ते रहिए साइंस को, रेलवे के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों मैं बहुत अच्छे से आप लोग को साइंस पढ़ाना चाहती हूँ। बकायदे आप लोग पढ़ना चाहें तो आप लोग का ऐसे ही सपोर्ट और प्यार मुझे बना रहेगा, तो मैं ऐसी ही वीडियो आपको लाती रहूंगी और ऐसे ही आगे चैप्टर आपको पढ़ाती रहूंगी। आगे और भी मजा आएगा चैप्टर पढ़ने में दोस्तों में, बस आप लोग मेरा साथ दीजिए और प्लीज यूपीएससी ज्ञानदायिनी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए। धन्यवाद।